नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूं और मैं लगभग 15 साल से हार्ट के मरीज़ देख रहा हूं और लगभग 20,000 के ऊपर मैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर चुका हूं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि आपकी अगर एंजियोग्राफी आपको एडवाइस की जाती है तो एंजियोग्राफी के पहले आपको क्या तैयारी करना है। इस एपिसोड में आपको बताऊँगा कि एंजियोग्राफी के तुरंत बाद आपको क्या सावधानी बरतना है, क्या प्रिकॉशन बरतना है या क्या-क्या छोटी-मोटी तकलीफ़ें आ सकती हैं और उसका अपन कैसा समाधान करें ताकि आपका प्रोसीजर बहुत स्मूथ रहे। देखिए, एंजियोग्राफी मैंने जैसे पहला बताया था कि एंजियोग्राफी बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। इसमें 99.5% रिस्क नहीं होती है। प्रोसीजर करना का टाइम लगभग 5 से 15 मिनट रहता है यूजुअली। कभी-कभी आधा पौन घंटा लग जाता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन अदरवाइज ये प्रोसीजर 5 से 15 मिनट में आसानी से खत्म हो जाता है। एंजियोग्राफी के तुरंत बाद आपको रिकवरी रूम या आईसीयू में हम शिफ्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एंजियोग्राफी के बाद क्या तकलीफ हो सकती है आपको कि एंजियोग्राफी हम जहां से करते हैं, एंजियोग्राफी 2 तरीके से की जाती है। या तो हम हाथ की नस के माध्यम, कलाई की नस से, या फिर जांघ की नस के माध्यम से करते हैं। उस हिस्से को हम सुन करके तो करते हैं एंजियोग्राफी, लेकिन कभी कभी एंजियोग्राफी के तुरंत बाद आपको जिस हिस्से से हम एंजियोग्राफी करते हैं तो थोड़ा बहुत पेन का एहसास हो सकता है। आपको लगता है कि मुझे पेन हो रहा है, तो अगर आप ज्यादा बताते हैं डॉक्टर साहब को कि पेन हो रहा है, तो हम आपको दर्द की दवाई दे देते हैं या कुछ लोकल स्प्रे कर देते हैं, उससे आपका दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन ये दर्द मामूली रहता है, कोई सीरियस दर्द नहीं होता। दूसरा ये होता है कि एंजियोग्राफी के तुरंत बाद कई बार कभी-कभी किसी लोगों को शिवरिंग होने लगती है, कपकपी होने लगती है, या कपकपी 2 वजहों से होती है। पहली वजह ये होती है कि एंजियोग्राफी का जो रूम होता है वो काफी ठंडा होता है, क्योंकि मशीनें काफी बड़ी-बड़ी होती हैं, तो हमें उस रूम को एसी काफी तेज चला के उस रूम को हमको ठंडा रखना पड़ता है। तो उस ठंडे एटमॉस्फेयर के कारण कभी-कभी काफी लोगों को, कभी-कभी किसी लोगों को शिवरिंग हो जाती है। दूसरा, एंजियोग्राफी में हम कभी डाई देते हैं तो उससे भी कभी-कभी डाई बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो शिवर करने लगता है। इसका उपाय बहुत ईजी होता है। इसमें हम तुरंत उनको एविल का इंजेक्शन लगाते हैं और 3 या 4 मिनट में वो शिवरिंग ठीक हो जाती है। हाँ, तीसरी बात, किसी लोगों को एंजियोग्राफी के तुरंत बाद गर्म लगता है या थोड़ा स्लाइट फीवर भी आ सकता है। ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है कई बार, वो भी हम पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगा के उसको ठीक कर लेते हैं। पर एंजियोग्राफी से कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता, क्योंकि एंजियोग्राफी में हम लोग कुछ अंदर छोड़ते नहीं है, ना कुछ में कोई टाका लगाते हैं। अब एंजियोग्राफी की चौथी बात क्या होती है, कई बार एंजियोग्राफी की जैसे ही हमने शिफ्ट किया, आदमी को वॉमिटिंग आने लगती है, एकदम नौशिया फील होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एंजियोग्राफी के पहले कम से कम 4 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे। तो अगर आपके पेट में कुछ नहीं होगा तो उल्टी आने के चांस कम रहते हैं, लेकिन हल्की फुल्की उल्टी कभी-कभी किसी को नौशिया हो सकता है या उल्टी आ सकती है। अब एंजियोग्राफी के बाद आपको हम शिफ्ट कर दिया एंजियोग्राफी का रिकवरी रूम में, हम आपकी मॉनिटरिंग करते हैं। क्या मॉनिटर करते हैं? आपका पल्स रेट कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, और अब ये सब चीजें, बेसिक पैरामीटर्स को आपको मॉनिटर किया जाता है 1 से 2 घंटे। आपको बोला जाता है कि आप एंजियोग्राफी के तुरंत बाद बिल्कुल कुछ मत खाइए, क्योंकि जैसे मैंने बताया खाने से वॉमिटिंग आ सकती है। तो एंजियोग्राफी के पहले भी नहीं खाते हम 4 घंटे, और एंजियोग्राफी के बाद भी 1 से 1.5 या 2 घंटे उसको नील बाय माउथ रखते हैं। उसके बाद हम आप बोल देते हैं कि आप उसके बाद आप फूड ले सकते हैं। फूड भी जैसे बताया कि फूड आपको सेमी सॉलिड फूड लेना है, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, फ्रूट्स या कभी बिस्किट्स वगैरह ले सकते हैं। एकदम हैवी मील बिल्कुल नहीं करना है। हैवी मील आप नेक्स्ट मील आपका नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये मील आपको बहुत लाइट सेमी सॉलिड जैसे ही रखना है। और दूसरी बात कि एंजियोग्राफी के बाद हम पानी पीने का ज्यादा बोलते हैं, हाइड्रेशन का। वही सिंपल रीजन के लिए कि जो एंजियोग्राफी हम डाई देते हैं, अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो यूरिन के माध्यम से वो डाई निकल जाएगी और उसका कोई परमानेंट साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं रहेगा। इसलिए हाइड्रेशन को भी मेंटेन करने का हम बोलते हैं एंजियोग्राफी के बाद तुरंत सबको बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीजिए जब आप रिकवरी रूम में रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब एंजियोग्राफी के बाद जहां से हम एंजियोग्राफी करते हैं तो उस साइट में आपको ध्यान रखना है आपकी छुट्टी के बाद भी, और उसके वैसे जब तक आप अस्पताल में रहते हो जब तक तो डॉक्टर साहब देखते रहते हैं उस लोकल साइट को, लेकिन कई बार जब आप घर जाते हो तो जहां से एंजियोग्राफी करी है, या तो कलाई से या जांघ से, उस एंजियोग्राफी के साइट पे कई बार हल्का हल्का ब्लड लीक करता है, तो आपका जो एरिया होता है वो ब्लैकिश या रेडिश हो सकता है। हल्का रेडिशपन या ब्लैकपन तो ठीक है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उस हिस्से में आप देख रहे हैं स्वेलिंग हो रही है तो वो स्वेलिंग कई बार दिक्कत दे सकती है। तो उसको हम स्वेलिंग को बोलते हैं हीमेटोमा, मतलब ब्लड कलेक्शन हो रहा है, वो स्वेल होने लगा है, काफी बढ़ गया है। तो उसका ध्यान रखना है कि लोकल एरिया में कहीं स्वेलिंग बढ़ तो नहीं रही है आपकी। तो अगर स्वेलिंग बढ़ती है या फिर आप देखते हैं कुछ डिस्कलेशन बढ़ रहा है मेरा, तो एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए
तो वो मेडिकेशन या रेमेडी बताएंगे तो उससे आपका वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुरंत बताना जरूरी है। लोकल साइट को एग्जामिन करते रहना चाहिए कि कई बार उसमें कुछ सूजन तो नहीं बढ़ रही। इस प्रोसीजर में कोई टाका नहीं लगता, तो ऐसा नहीं कि आपको जाके टाका लगवाना है या टाका का ध्यान रखना है, बिल्कुल स्टिचलेस होता है, बहुत बारीक काम होता है। ऊपर से आपको पता ही लगेगा कि आपकी एंजियोग्राफी हुई है। थोड़ा पेन हो सकता है, वो मैंने बता दिया था। घर जाके आप नहा सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, नहा के पूरा फ्रेश हो जाइए। ड्राइव मत करिए खुद जाके, क्योंकि मैं मना करता हूँ। ड्राइव करने में कई बार रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग चाहिए होते हैं, तो कई बार हो सकता है पेन की वजह से आप कुछ मिस्टेक हो जाए, तो बेटर है कि आप किसी को, ड्राइवर को या किसी को साथ में लाएं, वो आपको लेके जाए। एंजियोग्राफी के बाद अगर आपकी एंजियोग्राफी हाथ से हुई है तो आप आधे या 1 घंटे के बाद तुरंत मोबिलाइज हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एंजियोग्राफी पैर से हुई है तो हम 6 घंटे का टाइम लेते हैं कि कम से कम 6 घंटे तक आपको मोबिलाइज नहीं होना है और जहां से एंजियोग्राफी की है उस हिस्से को हिलाना नहीं है। कारण ये होता है कि उस हिस्से को सील करने में टाइम लगता है। एंजियोग्राफी के बाद अगर हाथ से होती तो हम उसमें एक सिंपल बैंड बांध देते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन पैर की जब एंजियोग्राफी करते हैं, नस बड़ी होती है, उसको सील में टाइम लगता है, तो 6 घंटे तक हम उसको बोलते हैं कि आप 6 घंटे तक पैर नहीं हिलाइए। यूजुअली एंजियोग्राफी के 4 से 6 घंटे में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ केसेस में, पर्टिकुलरली जब हम पैर से करते हैं तो हम उसको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज का बोलते हैं, बल्कि लेकिन 90% लोगों को हम एंजियोग्राफी के उसी सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। और ये डे केयर प्रोसीजर होता है, 4 से 6 घंटे में आपकी छुट्टी हो जाती है। अब जब एंजियोग्राफी करते हैं तो हम आपको तुरंत बुलाते हैं, जैसी जैसी आपकी एंजियोग्राफी खत्म होती है तो आपके जितने रिलेटिव्स होते हैं हम उनको बुलाते हैं और कंप्यूटर पे दिखाते हैं कि एंजियोग्राफी की क्या रिपोर्ट है, एंजियोग्राफी में जो 3 नसें होती हैं उनकी क्या पोजीशन है, कौन सी नस में ब्लॉकेज है कि नहीं है। और कई बार ब्लॉकेज ज्यादा होता है तो हम आपको एडवाइस देते हैं कि आप इसमें एंजियोप्लास्टी करा लीजिए या फिर उसमें बाईपास का सलाह देते हैं। कभी कभी पेशेंट्स रेडी हो जाते हैं तो हम ऑन द स्पॉट भी कर देते हैं एंजियोप्लास्टी, लेकिन कई बार होता है कि पेशेंट बोलते हैं हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो हम उसको बाद में बुला के भी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि अगर अपन ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लें तो ऑन द स्पॉट ही अगर एंजियोप्लास्टी भी हो जाए तो वो जो कैथेटर इंसर्ट किया है उसी के माध्यम से एंजियोप्लास्टी भी हो जाती है, तो फिर दोबारा पूरा प्रोसीजर करना, मतलब हम उससे बच सकते हैं। उसी टाइम बैक टू बैक अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो एंजियोप्लास्टी बैक टू बैक कराने में ही कई बार समझदारी होती है, तो कोई सब चीजें इजीली हो जाती है। फिर बाकी दोबारा फिर सब चीजें करो, दोबारा करो, तो फिर दोबारा में कम्बरसम हो सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत कराना ही है। बहुत से पेशेंट होते हैं कि जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, जिनको कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, तो उनको फिर हम बाद में एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोग्राफी के बाद आपको पूरी रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट में मेन होता है सीडी बना के देते हैं, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है, आपको फोटोग्राफ मिलता है एंजियोग्राफी का, आपको डायग्राम मिलता है, आपको रिटन रिपोर्ट मिलती है, पूरा कंपाइल करके दी जाती है ताकि आपको कभी फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ जाए तो हो जाती है। और एंजियोग्राफी के बाद आपको क्या बीमारी निकली उसके हिसाब से दवाइयां भी आपकी चेंज होती हैं। वो डॉक्टर साहब मैं आपको देख के आपको बताएंगे, आपके डॉक्टर साहब जिससे भी आप कराते हो कि ये बीमारी निकली, अब इसकी ये दवाई रहेगी। तो ओवरऑल आपका पूरा प्रोसीजर 4 से 6 घंटे में खत्म हो जाता है। सेफ है, बिल्कुल मत घबराइए एंजियोग्राफी से। जो मैंने सावधानियां पिछली बार बताई थी एंजियोग्राफी से पहले, उसको ध्यान रखिए। और इस बार एंजियोग्राफी के तुरंत बाद क्या छोटी छोटी परेशानियां आ जाती हैं, अगर आपको पहले से मालूम होगा, आप उसके लिए मेंटली रेडी रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से आपका स्मूथली प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो, मैं तो कह रहा हूँ जिनकी एंजियोग्राफी हो रही है या जिनकी नहीं भी हो रही, उन सबसे शेयर करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर सबको मिल जाए पहले से ही तो एक बेहतर रहता है। और एंजियोग्राफी के संबंध में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आई, कोई भी परेशानी है या कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चंस है, तो उस कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपका उसको तुरंत जवाब दूंगा। और भी कोई आपको लगे किसी सब्जेक्ट में मुझे वीडियो बनाना तो मुझे जरूर बताइए। नमस्कार।